आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको पता है कि बादल कैसे बनता है। समुद्र, नदी, झील, ताल, तलैया जितने भी हैं, इसका जो पानी वाष्प बनकर के ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर के बादल बन जाता है, सबको पता होगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा है। सवाल यह है कि पानी सफेद, उससे बनने वाला बर्फ सफेद, तो फिर बादल काला क्यों हो जाता है? आप में से हो सकता है कई लोग कमेंट कर दें कि पानी का रंग सफेद कैसे हो गया। अरे भैया, मुझे भी मालूम है कि पानी का रंग सफेद नहीं होता है, लेकिन फिर भी पारदर्शी तो कह सकते हैं ना। तो पानी भी पारदर्शी है, बर्फ तो सफेद हो ही जाता है, तो फिर ये बादल काला क्यों हो जाता है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बादल सिर्फ काला ही होता है, बादल तो ऐसा भी होता है। आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक है कि एक बार बादल सफेद बन जा रहा है और एक बार बादल पूरी तरह से काला बन जा रहा है? एक दूसरा सवाल उसी में चलिए मैं ऐड कर दूं। दूसरा सवाल यह है कि जब ये पानी वाष्प बनकर के ऊपर जाता है और ऊपर जब कम तापमान के संपर्क में आता है तो फिर वो ठंडा होता है और ठंडा होकर के वापस वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है और इकट्ठा होकर के बादल बन जाता है। ठीक? तो सफेद हुआ कि काला हुआ तो उसको किनारे रखिए। बात यह है कि जब वहां पर वो ठोस में परिवर्तित हो गया, बर्फ बन गया, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरा? वो कुछ दिनों का इंतजार क्यों किया कि नहीं बारिश बनेंगे तभी नीचे गिरेंगे? ये वहां बर्फ का टुकड़ा बना तो गिर जाना चाहिए नीचे। पृथ्वी ग्रेविटी फोर्स लगा ही रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके उसको खींच ही रही है। तो चलिए मैं बता रहा हूं, सीधी सी बात है। सबसे पहले आते हैं कि जो बादल है ये सफेद और काला कैसे हो जाता है। ये भी देखिए, बादल आपको ऐसे भी देखने को मिलते होंगे कि कहीं कहीं सफेद और कहीं कहीं काला भी देखने को मिलता है, सीधी सी बात। सबसे पहले बात करते हैं कि वो काला और सफेद कैसे दिखाई देता है। जब पानी वाष्प बनकर के ऊपर जा रहा है और ऊपर एक लेयर के बाद जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर वहां पर वाष्प पुनः बारिश की बूंदों में या फिर कहे तो पानी में या फिर बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, तो ऊपर बादल बन जाता है। लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए अवस्था में रहता है, दूर दूर रहता है, उसकी संख्या एक तरीके से कहिए कि मात्रा कम होती है। तो सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है, तो जब लाइट पड़ती है तो उस पर टकराती है तो वो भी सफेद दिखाई देता है और फिर वापस ट्रांसपेरेंट, बर्फ भी ट्रांसपेरेंट, पानी भी ट्रांसपेरेंट, तो फिर वापस नीचे चली जाती है तो हमें भी वो सफेद दिखाई देता है। लेकिन जब मात्रा बढ़ने लगती है, अब लगातार वाष्पीकरण हो रहा है, लगातार पानी वाष्प बन करके ऊपर जा रहा है और लगातार बादल बनने की प्रक्रिया जो कंटिन्यू चल रही है, जब इसका डेंसिटी घनत्व तो जब ज्यादा हो जाता है, इसका लेयर बड़ा मोटा हो जाता है बादल का, इतना मोटा लेयर हो जाता है कि ऊपर से सूर्य की जो लाइट उस पर पड़नी है तो लाइट क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकती। तो जब नीचे क्रॉस करके नहीं आ सकती तो ऐसे पड़ेगा, ये वाला हिस्सा तो सफेद दिखाई देगा, लेकिन हम बैठे हैं नीचे, हम नीचे बैठे, जब नीचे से देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है। अब याद रखिएगा, अगर आप एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं, अगर बादल के लेयर से आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से हमेशा वही बादल जो बारिश कर रहा है, वही बादल जो जबरदस्त अभी आंधी तूफान बिजली सब लेके, वही ऊपर से देखने पर सफेद दिखाई देता है। लेकिन आप जब नीचे से देख रहे होंगे तो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की लाइट ऊपर है, नीचे आई नहीं रही है। लेकिन ये देख लीजिएगा, ऊपर से देखने पर क्या है, सफेद दिखाई दे रहा है, नीचे से देखेंगे तो काला दिखाई देगा। लेकिन वही ये वाला बादल है, इसकी डेंसिटी कम है, ये बहुत कम मात्रा में यहाँ पे बादल इकट्ठा हुआ है, ये दूर दूर है, भले यहाँ पे हमको ऐसे दिखाई देता है। साफ यह है कि भाई ऊपर से लाइट पड़ा, ये सफेद दिखाई दिया, लाइट नीचे तक आ रही है, हम भी नीचे से देख रहे हैं तो सफेद दिखाई दे रहा है कि नहीं बात? तो काला और सफेद होने का सीधी सीधी बात इतना ही है। अब एक दूसरा सवाल मैंने जोड़ा था कि जो बादल नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं, तो अब आइए इसके बारे में जान लीजिए। ये जो वाष्प है ऊपर जाता है, ऊपर पानी की बूंदों में या बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी वायुमंडल में हवा की जो डेंसिटी है इससे कम होती है। यानी कि अगर इसको आसान भाषा में समझें तो हवा का जो घनत्व है, हवाएं इतनी घनी होती हैं कि जो ऊपर पानी की बूंदें या फिर यूं कहा जाए कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो ऊपर बन चुके हैं उसका घनत्व कम होता है। यानी कि नीचे ज्यादा घना, हवा ज्यादा घनी और बारिश की बूंदें कम घनी, तो इसको ये क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाती है। ये तब नीचे आएंगे जब ये 2, 4, 5, 10 इकट्ठा होते 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 तो इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, और संख्या जब ज्यादा होगी तो इसका वजन भी ज्यादा होगा, और जब वजन ज्यादा होगा तो फिर वो नीचे गिरेगी।
अच्छा, गिरती है तो एक दिमाग में एक बात और भी आती है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि गिरती है तो धड़ाम से बर्फ काहे नहीं गिरता? भैया वही गिरता है। आप कभी कभी देखा ना ओले गिरते हुए, ओले गिरते हुए, तो ऊपर से जो टुकड़ा गिरता है बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के गिरता है, लेकिन वो वहां से वह लगभग 20,000, 30,000, 40,000, 5,000 फीट की ऊंचाई पर सारे बादल हैं। अब वहां से जब नीचे आता है तो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ऊपर से नीचे आ रहा होगा, सोच के देखिए। फिर नीचे जब आएगा तो यहाँ पर हीट टेम्परेचर होगा, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, सीधी सी बात, अपने एटमॉस्फेयर में हीट है तभी तो वाष्प बनकर ऊपर गया था। तो जब वहां से आएगा तो गलते 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 पिघलते पिघलते छोटे छोटे बूंदों में यहाँ आता है, तो उसको बारिश कहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा गिरता है तो फिर वही कितना भी गल जाए, कितना भी वो पिघल जाए, इतने बड़े टुकड़ों में आके गिर ही जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओला पड़ा हुआ। अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? बादल बनने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक लगते हैं। यानी कि जब वाष्पीकरण हुआ तो वाष्प बन करके जा रहा है तो वह कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में बादल बनकर के तैयार हो जाता है। उसकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ये लंबे चौड़े किसी भी आकार के हो सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अब वो लंबे चौड़े किसी भी आकार में इकट्ठा हो सकते हैं। बादल मुख्य रूप से देखिएगा तीन प्रकार के बनते हैं, मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के बनते हैं। एक क्यूमुलस क्लाउड, ये आमतौर पर 2000 से 7000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी कि ये जो पृथ्वी की सतह है 2000 फीट से लेकर के 7000 फीट की, यानी कि इस रेंज में ये वाले बादल पाए जाते हैं, क्यूमुलस क्लाउड इस वाले रेंज में पाए। ठीक, एक दूसरा जो बादल होता है स्ट्रेटस क्लाउड। अब स्ट्रेटस क्लाउड कहां से होता है? देखिएगा यहां से पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के यह 6000 फीट की यहां तक ये, इसमें कहीं भी बादल बन जाते हैं, ये कहीं भी बादल बन जाते हैं। कोहरा और कुहासा आपने सुना होगा ना, वो भी बादल का ही एक प्रकार है। वो धरातल के सबसे नीचे होते हैं तो सब लोग कोहरा और कुहासा कह देते हैं। ठीक, तो अब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है कि 2000 से 6000 फीट की ऊंचाई वाला, इसमें आपको क्यूमुलस क्लाउड भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेटस क्लाउड भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एक और बादल होता है सिरस क्लाउड। अब सिरस क्लाउड क्या होता है? सबसे ऊंचाई पे, यानी कि 20,000 से ऊंचाई वाले एरिया में पाया जाता है, यहां पर ही पाया जाता है। ठीक है, वहां पर वो बादल होता है, वो बारिश वारिश नहीं करते हैं सबसे। ठीक है, एक बादल का वजन लगभग 5 लाख किलोग्राम हो सकता है। अब बादल एक पूरा का पूरा पानी की छोटी छोटी बूंदें एक जगह इकट्ठा हो गई, अब वो जो एक आकार है उसका आकार 5 लाख किलोग्राम तक का हो सकता है। लेकिन फिर भी वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो छोटे छोटे कणों में बटा हुआ है, और छोटे छोटे कणों की डेंसिटी और घनत्व इतना कम है कि उससे ज्यादा हवा का नीचे घनत्व है। अब वो जो है वो नीचे गिरने नहीं दे रहा है। जब तक ये पूरी तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर के आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, इसका वजन इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि हवा को पार कर सके, तब तक वो नहीं गिरेगा। ठीक है, अब देखिएगा लगभग 100 हाथियों का वजन एक बादल में होता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिएगा सामान्य बादल की जो स्पीड होती है वो 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। आपको देखते हो ना बादल ऐसे चलते हुए दिखाई देता है, तो वो जो स्पीड है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है कि हवाओं की झोंके, जिस तरीके से हवा जैसे चलेगी तो हवा के साथ साथ हवा के दबाव में ये भी इधर से उधर उड़ करके ये चले जाते हैं समान रूप से। हालांकि ये जो सिरस क्लाउड मैंने बताया ना कि ये 20,000 से ऊपर, उनकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। अब जिस भी ग्रह पर वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहां बादल होंगे जरूर। फर्क यह है कि पानी का नहीं होगा। पानी वाला बादल वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। क्यों भैया? पानी यही है तो वाष्पीकरण पानी का होगा, तो पानी का होगा तो बादल पानी का बनेगा। अन्य जगहों पर अलग अलग तरीके का बादल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिएगा, शुक्र ग्रह पे जो बादल पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का बादल पाया जाता है। भाई जहां जिस चीज की मात्रा होगी वहां उसका बादल होगा। इसी तरीके से शनि और बृहस्पति ग्रह की बात कर लिए तो यहाँ अमोनिया के बादल पाए जाते हैं, वहां अमोनिया की बारिश होती है, वहां शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ठीक, सबसे अधिक बादल वाला स्थान पूरी दुनिया में कहां है? ऐसा कौन सा जगह है जहां सबसे ज्यादा बादल होता है? तो वो होता है जब आप सदर्न इंडियन ओशियन में जाएंगे, दक्षिणी हिस्से में हिंद महासागर वाले हिस्से में जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं अंटार्कटिका के ऊपर वाला हिस्सा, तो वो जो पूरा का पूरा एरिया है वहां सबसे ज्यादा बादल पाए जाते हैं। उसमें दक्षिण अफ्रीका का प्रिंस आइलैंड है,
वहां का इर्द गिर्द का एरिया आप कह सकते हैं। वहां पर पूरे एक साल में मैंने घंटों में लिखा हुआ है 8760 घंटा, मैंने एक साल में सिर्फ 800 घंटे ही धूप रहती है। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 33 34 35 दिन ही एक तरीके से कहें वहां पे धूप आपको दिखाई देगी। बाकी साल भर अगर 33 34 दिन निकाल लीजिए तो बाकी टाइम वहां पर बादल ही बादल रहता है। तो आया मजा कि बादल कैसे बनते हैं, बादल काले ही क्यों हैं, बादल सफेद भी दिखाई देते हैं। एरोप्लेन से जाएंगे तो हमेशा सफेद दिखाई देंगे, नीचे से देखेंगे तो सफेद और काले दोनों दिखाई देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप बताइए बादलों के बारे में और आप क्या कुछ जानकारी रखे हुए। हो सकता है आप जब कमेंट करें तो आपके कमेंट से और लोग लाभान्वित हो सके, उनको फायदा हो सके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।